आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रशासनिक पद की जिसका रुतबा, ताकत और इतिहास तीनों ही बेमिसाल हैं। बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पद जो मूल रूप से सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए बना था, वो आज पूरे जिले की धुरी बन गया है। ब्रिटिश काल के एक प्रमुख राजनेता रामसे मैकडॉनल्ड ने इस पद के वजन को बहुत ही सटीक तरीके से बयां किया था। उनका कहना था, जिला कलेक्टर कछुए के उस पीठ के समान है जिस पर भारत सरकार का हाथी सवार है। जरा इस रूपक की गहराई पर गौर कीजिए। ये बताता है कि कलेक्टर का पद पूरे सिस्टम का वो आधार है, वो मजबूत ढाल है जो पूरे सरकारी तंत्र का भारी भरकम वजन अपने कंधों पर उठाता है। भाग 1, संस्थागत करिश्मा। मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने इस पद को बिल्कुल यही नाम दिया है। लेकिन आखिर इस पद में इतना आकर्षण क्यों है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर कलेक्टर महज एक अधिकारी नहीं होता, वो अपने आप में एक लघु सरकार या कहें मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 इन अधिकारियों को एक विशेष सुरक्षा देता है। मतलब बिना उचित प्रक्रिया के इन्हें आसानी से पद से हटाया नहीं जा सकता। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये रिटायरमेंट तक बिना किसी डर के और पूरी दृढ़ता के साथ इस पूरी व्यवस्था को चला सकते हैं। भाग 2, कलेक्टर की उत्पत्ति। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। साल था 1772। यही वो साल था जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। और जैसा कि नाम से ही साफ है, कलेक्टर यानी इकट्ठा करने वाला। उस समय इस पद का सिर्फ एक ही मकसद था, जमीनों से लगान वसूलना और कंपनी का खजाना भरना। जन कल्याण या पब्लिक वेलफेयर से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वैसे इस पद की शुरुआत बहुत ही अस्थिर रही। 1772 में पद बना, लेकिन प्रशासन को लगा कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो अगले ही साल 1773 में इसे अचानक खत्म भी कर दिया गया। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रशासनिक मजबूरियों के चलते 1781 में इसे दोबारा बहाल किया गया। मतलब ये एक ऐसा पद था जिसे ब्रिटिश हुकूमत न तो पूरी तरह छोड़ पा रही थी और न ही ठीक से अपना पा रही थी। भाग 3, छोटा नेपोलियन युग। यहीं से इस पद ने अपना सबसे ताकतवर रूप लेना शुरू किया। इतिहास के इस पन्ने में सबसे दिलचस्प है ये नाम, लिटिल नेपोलियन। हुआ यह था कि 1786-87 के आसपास अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने के साथ साथ कलेक्टर को मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी की असीमित शक्तियां भी दे दी। अब जरा सोचिए, एक ही इंसान टैक्स भी वसूल रहा है और कानून व्यवस्था भी देख रहा है। इस बेतहाशा ताकत की वजह से ही उस दौर में जिला कलेक्टर को छोटा नेपोलियन कहा जाने लगा था। स्थानीय स्तर पर उसकी सत्ता लगभग निर्विवाद हो चुकी थी। इसके बाद तो शक्तियों की एक ऐतिहासिक रस्साकशी शुरू हो गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर की बढ़ती शक्तियों से घबराकर उन्हें थोड़ा सीमित किया। बाद में लॉर्ड मैकेंजी ने उन्हें फिर से बढ़ा दिया और आखिरकार 1858 के भारत शासन अधिनियम ने इस पद की शक्तियों को पूरी तरह से ठोस रूप दे दिया। इसी अधिनियम ने उस आधुनिक बुनियाद को तैयार किया जिसे हम आज देखते हैं। भाग 4, प्रशासन की धुरी। चलिए अब इस ऐतिहासिक सफर को आज के आधुनिक दौर में लेकर आते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में बहुत ही खूबसूरती से इस आधुनिक भूमिका को बयां किया था। उनका कहना था, जिला कलेक्टर प्रशासन की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था घूमती है। ये बात 100 आने सच है। आज अगर जिले में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है ना, तो उसका सीधा करेक्शन इसी पद से होता है। ये पद अब विकास और न्याय का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। आज एक ही अधिकारी कितनी सारी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो जिला मजिस्ट्रेट है, जमीन और टैक्स के मामलों में वो राजस्व अधिकारी है, चुनाव के समय वो जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी जब पर्चा भरने आता है तो वो कलेक्टर के सामने ही खड़ा होता है। वीआईपी दौरों के समय वो प्रोटोकॉल अधिकारी होता है और पंचायती राज के लिए वो विकास अधिकारी का काम करता है। मजिस्ट्रेटी शक्तियों और राजस्व शक्तियों के बीच वैसे एक बड़ा अंतर है। एक तरफ जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लगा सकता है और पुलिस थानों का निरीक्षण कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्व अधिकारी के रूप में वो जमीन के विवादों का निपटारा करता है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत भारी भरकम काम है जो एक ही ऑफिस से चलते हैं।
एक बेहद हैरान करने वाला तथ्य बताऊं, कलेक्टर की मजिस्ट्रेटी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि रात के समय अगर किसी शव का पोस्टमार्टम करना हो, जो कि विशुद्ध रूप से एक मेडिकल प्रक्रिया है, तो उसके लिए भी सीधे कलेक्टर की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ये छोटी सी बारीकी दर्शाती है कि इस पद की प्रशासनिक पकड़ आखिर कितनी मजबूत है। भाग 5, प्रशासनिक श्रृंखला। अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि राज्य प्रशासन के इस पूरे पदानुक्रम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहां बैठता है। राज्य प्रशासन की पूरी सीढ़ी काफी लॉजिकल है। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव होते हैं, उनके नीचे संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, फिर आता है जिला और उसका मुखिया जिला कलेक्टर, उसके नीचे उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, फिर तहसील स्तर पर तहसीलदार और अंत में गांव के स्तर पर पटवारी। ये पूरी की पूरी चेन एक दूसरे से एकदम कसकर जुड़ी हुई है ताकि नीतियां जमीन तक पहुंच सकें। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर कलेक्टर छोटा नेपोलियन है तो उस पर नजर कौन रखता है? यहीं एंट्री होती है संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर की। ये पद 1828 के आसपास विशेष रूप से कलेक्टरों की असीमित शक्तियों की निगरानी के लिए ही बनाया गया था। ये एक बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी होता है जिसके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो कई जिलों के कलेक्टरों को निर्देश देता है और उनके कार्यालयों का सरप्राइज इंस्पेक्शन भी कर सकता है। इसी चेन में थोड़ा नीचे जाने पर एक और बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी जुड़ती है, तहसीलदार। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इस पद का जो वर्तमान स्वरूप है वो सीधे तौर पर मुगल काल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आज का ये जिला प्रशासन सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की ही देन नहीं है, बल्कि उससे भी पुरानी शासन व्यवस्थाओं का एक बहुत ही शानदार मिक्स है। तो इतिहास से लेकर वर्तमान तक के इस पूरे सफर के बाद अंत में एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसा पद जिसे एक औपनिवेशिक शक्ति ने पूरी तरह से सिर्फ टैक्स वसूलने और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए बनाया था, क्या वो आज के एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में जनता की भलाई और कल्याण की ज़रूरतों को पूरी तरह से संतुलित कर सकता है? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।